दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऑल इंडिया खटीक समाज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेत्र राम थगेला जी हरिनगर दिल्ली में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। उसको एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपको उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं हरिनगर से। हमारे साथ ऑल इंडिया खटिक समाज के फेडरेशन के एक समाज सेवी मौजूद है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं नेतराम ठगेला जी। नेतराम ठगेला जी, स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो धन्यवाद। जी सर, यस एस टी के बारे में आज हम बात करेंगे, रिजर्व बैंक के बारे में बात करेंगे और सरकारी चीजों के बारे में कुछ खास मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और आप लगातार समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए लगातार आपने काम किया है, तो सबसे पहले स्वागत आपका इस चैनल में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, देश में हालात कैसे हैं आज? देश के हालात इस समय, यहाँ तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कहूँ तो जी सकारात्मक नहीं कहे जा सकते। जी हमारे देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, इसमें हर वर्ण की अपनी एक ताकत होती है। जी ब्राह्मणों की ताकत है मंदिर, पूजा स्थल और वहां से मिलने वाली आमदनी। क्षत्रियों की ताकत है उनका लटबल। बनियों की ताकत है अपना बिजनेस। हजारों हजारों साल से देश के जो मूल निवासी कहे जाते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, उनकी कोई आवाज नहीं थी। जी उनकी आवाज की शुरुआत ज्योतिबा फूले ने अपनी बात उठाकर अंग्रेजों के सामने बात रखी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको सम्मान दिया और उसके बाद भारतीय मैं संविधान एक के बार आप अंदर आपसे ब्रेक ले गया। आपने जो राव फुले की बात की, मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। आपने जगह एक बहुत बड़ा भाव सुंदर जो है सैन्य भवन तैयार किया गया, उसके विषय में क्या कुछ चर्चा करेंगे, हम कुछ बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, दिल्ली में एक मिसाल कायम है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, जी क्योंकि ज्योतिबा फूले जो है, मैं समझता हूँ कि भारत के वास्तविक राष्ट्रपिता थे, क्योंकि देश के बहुजनों को, देश के मूल निवासियों को वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और उन्होंने जी जो इस देश नेतराम के अंदर ठगेला जी, हमारी हम सबसे पहले खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो सैन्य भवन बनाया गया दिल्ली के अंदर, एक भाव सुंदर जो है बनाया गया, दिल्ली में क्यों बनाया गया? दिल्ली के अलावा कहीं और, हरियाणा में या कहीं पंजाब में, राजस्थान में कहीं और क्यों नहीं बनाया गया? दिल्ली में क्यों चुना गया? नहीं, सैनिक भवन तो भारत के कई हिस्सों के अंदर है, इसमें दो जी राय नहीं है। और जी ज्योतिबा फूले के ऊपर महाराष्ट्र में तो विश्वविद्यालय भी है, उसके अलावा बहुत सारे वाचनालय, पुस्तकालय, बहुत सारी चीजें भारत के विभिन्न कोने में है। क्योंकि जैसे जी मैंने कहा कि आम जनता के हिसाब से कुछ देश के राष्ट्रपिता थे। देश जी की नब्ज को पहचानते हुए देश के आम लोगों की समस्याओं को पहली बार सरकार जी के सामने वे धड़क रख के रखा तो ज्योतिबा फूले ही थे। जी लेकिन अगर हम बात करें मंगोलपुरी विधानसभा की, मैं सबसे पहले मंगोलपुरी विधानसभा चर्चा करता हूँ, सैनिक भवन की। वहां पे लोगों के रुकने की, ठहरने की, हिंदुस्तान के किसी कोने से लोग आते हैं, वहां पे ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। और अगर हम कोई गरीब लोग जो है, किसी भी धर्म के लोगों, हर धर्म को लोगों को एक साथ लेके चलते हैं। वहां पे कम पैसे में, नाम मात्र पैसे में लोगों की शादियां की जाती है वहां पे। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये बहुत अच्छी बात है। ये हाँ, ज्योतिबा फूले की सोच थी। ज्योतिबा जी फूले की सोच ये थी कि इस समाज के जो भी गरीब तबका है, निर्धन तबका है या शोषित तबका है, उन जी सबका काम करने का ज्योति फूले और सावित्रीबाई फूले ने उस काम को शुरू किया था। इस देश जी के अंदर कभी भी महिला को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। हम्म ज्योतिबा फूले ने निःशुल्क स्कूल, बहुत सारे स्कूल खोले जिसके अंदर उनको शिक्षा दी। और शिक्षा देके नारी को शिक्षा दी। इवन ब्राह्मण हम्म समाज की नारी थी, उसको भी अधिकार नहीं थे। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने ये काम किया था। उन्हीं की याद में यहाँ ये बनाया गया। बहुत अच्छी बात है, मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर, और बड़ा विशाल भी है। उसके कुछ लोग मेरे पास भी आए थे जब ये बन रहा था, उसके बारे में चर्चा की उन लोगों ने। जी तो मैं उसका बहुत अच्छा मानता हूँ ये काम। नीरज ठगेला जी, मैं सबसे पहले आपसे बात किया था, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा किया था, लेकिन मैं अब उन मुद्दे पर चर्चा करूंगा। देश में हालात कैसे आज है, रोजगार कैसा है, रोजगार पे सरकार ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? ये रोजगार, बिल्कुल बेरोजगार लोग ज्यादा है। नहीं, डेफिनेटली पिछले कुछ समय से जिस प्रकार की देश की नीतियां चल रही हैं, हाँ, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर जो दिया गया, मूल उद्योगों के साथ साथ छोटे और लघु उद्योगों का विस्तार किया गया था। और काम धंधों को
वितरण किया गया था अलग अलग क्षेत्रों में। जी। बाबा साहब अम्बेडकर की सोच ही ये थी, विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण हाँ। ना हो। पिछले कुछ समय से देश की सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है, जिससे आम लोगों के रोजगार, धंधे, काम धंधे, बेरोजगारी आपका उसकी कहने का बढ़ती जा रही मतलब, है। मेरा सीधा सवाल है, एडवाणी और अंबानी को दी जा रही है, सीधा सवाल है मेरा आपसे नेता ठगेला जी। मेरे लाखों नहीं हजारों बिल्कुल, करोड़ों तो सब आपको देख रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि इस लूट का सबसे ज्यादा फायदा अंबानी अडानी उठा रहे हैं। वैसे भी आज की डेट में देश में दो नारे हैं कि देश को दो देश बेच रहे हैं, और दो व्यक्ति इस देश को बेच रहे हैं, और दो व्यक्ति इस देश को खरीद रहे हैं। चारों ही गुजराती हैं। जी। अमित शाह, मोदी, ये देश की संपत्तियों को उनको लुटा रहे हैं, और उसका हाँ। फायदा लेने वाले अधिकतर जो है अंबानी अडानी है। जी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आप देख सकते हैं लगातार भाजपा जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि अ, रोजगार मिलेगा लोगों को? पीछे आप अगर बैकग्राउंड पे जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल हिंदुस्तान के अंदर राज किया, तो क्या कुछ कहेंगे देखो रोजगार जब सही था या अब? जब हमारा देश आजाद हुआ था, सिर्फ 47 करोड़ का बजट था इस देश का। जी। संविधान के माध्यम से देश के अंदर बड़े भारी उद्योग लगाए गए, आईआईटी, आईआईएम खोले गए, एम्स जैसे हॉस्पिटल खोले गए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बीमे का राष्ट्रीयकरण किया गया, कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे जो लाखों लाख नौकरियां इस देश के अंदर लोगों को मिली, और देश का जीवन स्तर उठा, और उससे लाखों करोड़ की देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई। जब देश की अर्थव्यवस्था लाखों करोड़ की बन गई, तो उसके ऊपर देश के सरमाएदारों ने सत्ता के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, और जी। वो औने पौने दाम पे देश की संपत्ति को खरीद रहे हैं। स्वाभाविक तौर से अलग अलग उद्योग होंगे, तो बहुत सारे रोजगार उसके लग पाएंगे, और छोटे और लघु उद्योगों में पूरे परिवारों का, मोहल्ले का लोग उसमें आ जाते हैं, काम करने लगते हैं, उनको रोजगार मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हुई, रोजगार के स्तर सुधरना चाहिए था। रोजगार का स्तर पूरी तरह से बिखर गया है, कहीं रोजगार नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि सरकारी संस्थानों को बेचा गया है, सरकारी संस्थानों को नेत्रम बेचने सगेला से जी, वहां मेरा नौकरी आपसे खत्म हो सीधा गई। सवाल, नहीं नहीं, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर जब जब चुनाव होते हैं, चाहे मैं बिहार चुनाव की बात करूं, चाहे मैं यूपी चुनाव की बात करूं, चाहे पंजाब की करूं, जब जब चुनाव होते हैं तब तक वो जनता को नए नए वादे दिए जाते हैं, लुभावने दिए जाते हैं। एक कोई पार्टी कहती है 21 रुपए देंगे, 25 रुपए देंगे, एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा होली दिवाली पर, जहां झुकी वहां मकान दिया जाएगा। आपको क्या लगता है ये सब होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर? पैसे दे के वोट? नहीं, एक्चुअली में चुनाव के वक्त ही, और जी। खासतौर से शासक पार्टी है जो वहां हाँ। राज कर रही है, जब ये बात कहती है, तो इसको मैं तो समझता हूँ एक रिश्वत है। जी। अदरवाइज तो वैसे तो इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर हम चुनाव के बाद क्या करेंगे उसकी पूरे अधिकार होना चाहिए, और ताकि जनता उसको देख के वोट, तुलनात्मक अध्ययन करके वोट दे सके। पर साथ जी। में हमारी देश की जनता को इतना जागरूक होना पड़ेगा। जो सरकार अभी शासन में है, कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी को जी। पार्टी वाली बात नहीं है, यदि वो अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद 5 साल या 10 साल गुजारने के बावजूद ही अपने मैनिफेस्टो को पूरा नहीं कर पाई है, तो जी। ऐसे के झूठे मैनिफेस्टो को हमें नकार के और दूसरों को चांस देना चाहिए। नेत्रम ठगेला जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, लगातार जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जहां भी चुनाव होते हैं, चाहे मैं दिल्ली की बात करूं, चाहे पंजाब की बात करूं, चाहे राजस्थान की बात करूं, चाहे महाराष्ट्र की बात करूं, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पे जनता को नए नए वादे दिए जाते हैं। 21 रुपए देंगे, अदरवाइज मैं किसी पार्टी की बात करूं, दूसरी पार्टी में 25 रुपए देंगे, होली और दिवाली सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जनता की सुविधाओं को बंद करके जो सरकार पहले होती है, दो सरकार आती है उन सुविधाओं को चालू करती है, उन्हीं की सुविधाओं को एक बार बंद किया जाता है, और जब चुनाव आता है तो वो कहा जाता है कि आप हमें वोट दो, हम आपकी उन सुविधाओं को चालू करेंगे। ऐसा नहीं है? आपको क्या लगता है? सीधा सवाल है मेरा आपसे, इसमें मेरे लाखों क्योंकि हजारों करोड़ों तो सब नहीं, आपको देख रहे हैं। आपका सवाल तो बिल्कुल सीधा जनता सही की है। सुविधाओं को बंद करके और जनता को फिर चुनाव में कहा जाए कि आपकी सुविधाओं को हम चालू करेंगे। नहीं, जनता की सुविधाओं को तो नहीं कह सकते, वोटरशिप अधिकार का भी मूवमेंट पिछले 20 साल से देश के अंदर चल रहा है कि जी। वोटर वोट डालता है तो उसके बदले में उसको देश की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो जी। जो गरीब तबका है, मजलूम तबका है, जिसके पास कोई साधन नहीं है,
तो उसको सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। और वैसे भी इक्वल फुटिंग में लाके ही कंपटीशन सही बन पाता है। जब हम अमेरिका के साथ भारत की सरकार बात करती है तो कहते हैं कि हम लोग जो है पिछड़े तबके हैं, इसलिए हमें ज्यादा सुविधा चाहिए, आपसे ज्यादा अधिकार चाहिए। पर वही बात इस देश के स्वर्ण जो पूरे राज सत्ता के ऊपर पिछले 3,000 साल से काबिज रहे हैं, जो हजारों साल से सत्ता से तो क्या खाने पीने की चीजें, संपत्ति, रोजगार सबसे वंचित रहे, उनको भी ये कहती है कि नहीं, इनको स्पेशल सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, ये गलत है। पर इसके साथ साथ विकास के कार्य भी नहीं रुकना चाहिए। एक सामंजस्य होना चाहिए कि गरीब लोगों को या मजलूम लोगों को या नेता दलित प्रतिपक्ष लोगों बाबा को क्या भीमराव देना अंबेडकर चाहिए। जी जो संविधान बनाया था, उन संविधानों को छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्या यह सच है? वो संविधान तो सोच समझ के बनाया गया था। 1947 के बाद जो संविधान बने थे, जो जो अदर पार्टी आ रही है उस संविधान को छेड़छाड़ कर रही है, क्या ऐसा करना चाहिए? संविधान उस वक्त तो सोच समझ के बनाया गया होगा। नहीं, देखो, संविधान सभा बड़ी सोच समझ के काम किया था। बड़े बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति उसके नेतृत्व कर रहे थे, इसमें दो राय नहीं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि संविधान एक बार बन गया तो लकीर की फकीर होना चाहिए, जैसा हाँ, हमारी धार्मिक किताबों के हिसाब से कह दिया जाता है। लेकिन उसमें मैं बात कम करूंगा से बाबा कम भीमराव अंबेडकर के जो सम्मान मैं के अपमान की मैं बात कर रहा बता हूँ, लगातार आप देख रहे होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आप मेरे सवाल से आपको कितरा रहे दूसरी हैं बात सर? कर रहा हूँ। आप मेरे नहीं सीधे नहीं, सवाल मैं पे कतरा आइए। नहीं रहा। नहीं, आप मेरे सीधा मैं सवाल पे सीधे आइए। सवाल मैं सीधा सवाल पे आके बात कर रहा हूँ कि संविधान में आवश्यकता अनुसार उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता, नंबर वन। नंबर टू, आज की डेट में संविधान के साथ संशोधन नहीं किया जा रहा। आजकल संविधान को वही रखकर उसकी भावना के खिलाफ काम किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा उदाहरण के आपने, लिए, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, उदाहरण के लिए संवैधानिक संस्थाएं सरकार से को सभी कभी भी सवाल पूछ सकती है, पर आज की डेट में आप मुझे ज्यादातर संवैधानिक बताइए, संस्थाएं। एक हिंदुस्तान में महिला का जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपने बिहार के सीएम को देखा को, नीतीश कुमार जी को, एक मुस्लिम महिला को अवार्ड दे रहे हैं और उसके नोज पीस को हटा रहे हैं। क्या स्वाभाविक है तौर ये? से जो नहीं, इस आप समय बताइए की क्या है ये? सरकार है, ऐसा होना चाहिए? एक मुख्यमंत्री के पद को ही शोभा देता है? इस समय की जो बेसिकली जो सरकार है, वो मानवीय वैल्यू की कोई चिंता ही नहीं करती। ये तो बहुत छोटी चीज है। कुलदीप सेंगर ने सरेआम रेप किया था, उसको सजा मिली। उस व्यक्ति ने जिस बेचारी पीड़ित परिवार था, अब मैं उनको साथ बुरी तरह साथ ये से भी तंग बात कर करके लेता पापा को हूँ, मारा। यूपी के मंत्री कह रहे हैं, यूपी के मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं ने कहा नोट पीस तो ही खींचा था, कुछ और तो नहीं किया। कितनी शर्म की बात है। नहीं, ये बदतमीज इस समय की जो नेतागिरी, सही मायने में कहूँ तो आज की डेट में राजनीतिक लोग नहीं है। आज की डेट में आपराधिक किस्म के लोग ज्यादातर सत्ता में काबिज हो गए हैं, और यही जी, उनकी भाषा है। वो आम भाषा में विरोध की बात तो सुन ही नहीं सकते। और जी। चूंकि वो गलत काम करते, जैसे ही विरोध करो बदतमीजी के साथ पेश आते हैं किसी के साथ भी। तो नेत्राम ठगेला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एपी न्यूज चैनल में और समय देने के लिए आपको। और अब हम चलते चलते बात कर लेते हैं नव वर्ष पे। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को आप? नव वर्ष में मेरा यही कहना है कि हम लोगों को बैठ के चिंतन मनन करना चाहिए कि आज के हालात कैसे बन रहे हैं। क्या उस हालात के जो हमारे देश के संविधान निर्माता हैं या इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में चलाने वाले, वो इस देश को किस ओर ले जाना चाहते थे? क्या हमारा देश उस दिशा से बिल्कुल भ्रमित नहीं हो गया? इसको सोच के हम सकारात्मक तौर पर बिना भेदभाव किए हुए, बिना डरे हुए अपनी बात को कहें, मजबूती से कहें, जिससे कि जनवाद आए, लोकतंत्र आए। आज की डेट में मानता हूँ लोकतंत्र नहीं, तानाशाही का युग भी ज्यादा चला रहा है। तानाशाही के युग से मुक्ति मिले, और ये मुक्ति मिल सकती है आम जनता के इकट्ठे होने से, आम जनता के पूरी तरह से संगठित होकर। जो भी जन विरोधी नीति करे, जो भी जनता के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ खुल के बोलना चाहिए। चुप रहेंगे तो आज आपका घर जल रहा है, कल मेरा भी घर जलेगा, और पड़ोसी का भी जलेगा, और इस तरह से पूरा देश नाश हो जाएगा। तो नए साल में यही मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि हम लोग सकारात्मक सोचते हुए देश के विकास की बात करें, परिवार के विकास की बात करें, समाज के विकास की बात करें, सामंजस्य करें। जाति, देश के धर्म, संप्रदाय प्रधानमंत्री के ने नाम कहा पर था सबका साथ सबका विकास। ये नारा अलग चीज है। सबका हाँ। साथ नहीं है, दो का विकास दो के साथ। आज अच्छा, की दो डेट का में विकास दो वास्तविकता के में ये, साथ। हाँ, आज की डेट में वास्तविकता ये हो गया है
और इसके अलावा आम जनता के हकों को पूरी तरह से कुठाराघात किया जा रहा है। ठीक है नेता सबके लिए बहुत हम बहुत यही धन्यवाद सम, समय देने के लिए। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद थे ऑल इंडिया खटीक समाज के फाउंडेशन के नेतराम ठगेला जी, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ भाईनगर से, और हमारे साथ मौजूद थे। काफी बातों पे और काफी विशेष मुद्दे पे हमारी चर्चा हुई। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद उसीम खान के साथ। नमस्कार।